रब ज़ुलजलाल के बाबरकत नाम के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी, जो बिन मांगे देने वाला और सच्ची मेहनत को ज़ाया न करने वाला है, आपका होस्ट दाऊद ताहिर अपने प्रोग्राम दाऊद ताहिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, अल्लाह का फ़ज़ल है, पाकिस्तान में नौजवान नस्ल के लिए बेशुमार खुशाइंद रास्ते खुले हैं। उन सब रास्तों के मुतल्लिक इस मुख्तसर वक्त में बात करना ना मुमकिन है, ना ये हमारे मौजू का हिस्सा है। लिहाजा और तफसीलात को छोड़ते हुए इस वक्त मैं सिर्फ़ ये अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि हमारे वो नौजवान जो सरकारी मुलाजमत में जाना चाहते हैं, उनके लिए इस मुलाजमत में दाखिल होने का बाइज़्ज़त रास्ता, बल्कि यूँ कहना चाहिए सबसे बाइज़्ज़त रास्ता कौन सा है। इस नुक्ता निगाह से देखा जाए तो मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पे उन नौजवान तलबा और उन नौजवान तालिबात से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और मास्टर्स की सतह पर तालीम हासिल कर रहे हैं या मास्टर्स की सतह पर भी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और अब इस इंतज़ार में हैं कि कुदरत उनके लिए क्या रास्ता खोलती है। इस हवाले से एक नाम जो आपने सुना होगा वो CSS का है। बहुत से दोस्तों को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनके लिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इससे मुराद सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन है। ये इम्तिहान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन साल में एक बार लेता है। इसमें हर वो शख्स जिसने कम अज़ कम सेकंड क्लास में ग्रेजुएशन कर रखी हो शामिल हो सकता है। नातजुर्बाकार और नावाकिफ़ बच्चों को बसा औक़ात ये इल्म नहीं होता कि अगर वो ये इम्तिहान दें और इसे पास कर लें तो उनके लिए अमली ज़िंदगी के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश की गई है। अगर आप आखिर तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस इम्तिहान की बुनियाद पर वो कौन कौन से सरकारी महकमे हैं या वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं या वो कौन कौन से ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जिनमें ये इम्तिहान पास करने वाला जा सकता है। व्यूअर्स, ये 12 मुख्तलिफ महकमे या सर्विसेज या ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जिनमें CSS पास करने के बाद आप जाने के अहल होते हैं। आप किस महकमे में जाएंगे इसका ताल्लुक़ मेरिट लिस्ट में आपकी पोजीशन पर होगा, लेकिन फ़िलहाल हम ये बात नहीं कर रहे और अपनी गुफ्तगू को इस हद तक महदूद रख रहे हैं कि उन महकमों की तफसील क्या है। व्यूअर्स,
कुल 12 महकमे हैं जिन में CSS का इम्तिहान क्वालिफाई करने वाला उम्मीदवार जा सकता है। कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है, मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट सर्विस है, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस है, पाकिस्तान कस्टम्स सर्विस है, पाकिस्तान की पुलिस सर्विस है, पोस्टल ग्रुप है और रेलवेज़ का कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप है। यहाँ एक चीज़ की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स या सर्विसेज के जो नाम मैंने यहाँ पढ़े हैं, ये हरूफ तहज्जी के एतबार से हैं और इनका कतअन ये मतलब नहीं कि सबसे पहले नंबर पे पढ़े गए ग्रुप में शामिल होने से सबसे आला दर्जा की मुलाजमत हासिल होगी या खुदा न खास्ता सबसे निचले ग्रुप में जाने की सूरत में आप सबसे नकम्मे या फसड्डी ग्रुप में जाएंगे। सर्विसेज में से कौन सी बेहतर और कौन सी कदरे कम बेहतर है, इसका फ़ैसला उम्मीदवार ख़ुद करते हैं और ये फ़ैसला करते वक्त वो दोस्तों से, अहबाब से, असातिज़ा से राय तलब करते हैं और फिर इन सर्विसेज में जाने वाले अपने प्रेडिसेसर से भी कुछ न कुछ रहनुमाई हासिल करते हैं। हर सर्विस या हर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के मुतल्लिक इस वीडियो में मुख्तसर तौर पे तारुफ करा दिया जाएगा ता आपको ये अंदाज़ा हो सके कि अगर आपका इंतखाब उस ग्रुप के लिए होता है तो आपकी आइंदा ज़िंदगी किस माहौल में गुज़रने वाली है। जो फहरिस्त मैंने आपके सामने पढ़ी थी उसमें सबसे पहले कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप का नंबर आता है। जैसा कि इस नाम से ज़ाहिर है, इसके लिए मुंतखब होने वाले अफसरान बिलअमूम वज़ारत तिजारत में तयनात होते हैं, जिसका बड़ा मकसद पाकिस्तान और गैर ममालिक के दरमियान तिजारत को बढ़ाना और तिजारत का तवाज़न पाकिस्तान के हक़ में करना है। इस हवाले से जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस वज़ारत का काम है। यहाँ जाने वाले अफसरान को इस वज़ारत के अंदर या इससे मुल्हका बड़े बड़े इदारों में तयनात किया जाता है और एक मरहला पर ममालिक बैरून में कायमशुदा पाकिस्तान के सफारतखानों में इनकी ट्रेड काउंसलर्स के तौर पर तकर्री भी होती है। फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान यूँ समझ लें कि वज़ारत ख़ारजा का दूसरा नाम है। इस महकमा में जाने वाले अफसरान का इब्तदाई तकर्रर थर्ड सेक्रेटरी के तौर पर होता है। ये तकर्रर किसी बैरूनी सफारतखाने में भी हो सकता है और फॉरेन ऑफिस में भी किसी और ओहदे से यही तकर्रर हो सकता है। फॉरेन एम्बेसीज में जाने वाले अफसरान को
عمومی طور پر ابتداءً تھرڈ سیکرٹری کا عہدہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی رہتی ہے۔ ممالک غیر میں پاکستان کے سفراء یعنی ایمبیسڈرز کا تعلق بالعموم اسی محکمے سے ہوتا ہے، اگرچہ فوج سے یا سویلینز میں سے بھی کچھ نامور افراد کو حکومت بسا اوقات سفارت کی ذمہ داری سونپ دیتی ہے۔ سفیر کا عہدہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ممالک غیر میں اسے حکومت پاکستان کا نمائندہ متصور کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا بڑا اعزاز ہے جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ انفارمیشن گروپ کے افسران کو ابتداءً وزارت اطلاعات یعنی منسٹری آف انفارمیشن یا اس سے متعلقہ بعض بڑے بڑے اداروں مثلاً ریڈیو پاکستان یا پاکستان ٹیلی ویژن میں لگایا جاتا ہے۔ انفارمیشن سروس میں ابتدائی تقرر بطور انفارمیشن آفیسر ہوتا ہے۔ یہ تقرر وزارت اطلاعات میں یا اس سے منسلک بعض اہم اداروں مثلاً ریڈیو پاکستان یا پاکستان ٹیلی ویژن میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی پانے کے بعد ان افسران کی تقرری بیرون ملک پاکستان کے سفارت خانوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حکومت وقت کے جو زعماء ہیں مثلاً وزیر اعظم یا وزراء یا اسپیکر یا پھر چیف منسٹرز، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس محکمے کا ایک سینئر افسر ضرور اٹیچ ہوتا ہے جو ان کے ساتھ انفارمیشن آفیسر کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ ان لینڈ ریونیو سروس، اس کے متعلق بات کرتے ہوئے تھوڑی سی تفصیل میں جانا پڑے گا۔ قیام پاکستان کے بعد ٹیکسز کے حصول کے لیے ایک محکمہ قائم ہوا جو انکم ٹیکس کا محکمہ کہلاتا تھا، اور اس محکمے کو چلانے کے لیے جو افسران بھرتی ہوتے تھے وہ پاکستان ٹیکسیشن سروس کے رکن کہلاتے تھے۔ اس محکمہ کے ذمہ زیادہ وقت بلکہ سارا وقت انکم ٹیکس کلیکشن کا کام تو رہا، لیکن بعض قدرے معمولی ٹیکسز مثلاً ویلتھ ٹیکس یا گفٹ ٹیکس یا اسٹیٹ ڈیوٹی یا سی وی ٹی یعنی کیپٹل ویلیو ٹیکس، ان کی وصولی کا کام بھی اس محکمے کے ذمے رہا۔ سیلز ٹیکس کی کلیکشن کا کام بھی کسی وقت اسی محکمے کے ذمے تھا، لیکن بعد میں یہ کسٹمز کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ انکم ٹیکس کا محکمہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے ماتحت کام کرتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یعنی چند سال پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ انکم ٹیکس کے محکمہ کو سیلز ٹیکس کا کام بھی دے دیا جائے، اور ان دونوں ٹیکسز کو جمع کرنے کے لیے جس محکمے کا یا جس گروپ کا تعین کیا گیا اس کا نام
इनलैंड रेवेन्यू सर्विस रखा गया। आप यूँ कह सकते हैं कि कस्टम्स के अलावा तमाम मरकज़ी महसूलात जमा करने की या तमाम बड़े मरकज़ी महसूलात जमा करने की ज़िम्मेदारी फ़िलवक्त इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के पास है। इसमें इब्तदाई तकर्रर बतौर डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस होता है। इसमें से लोग तरक्की पाकर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस या उसके बाद मेंबर एफबीआर और चेयरमैन एफबीआर या उनके हमपल्ला बाज़ दूसरे सरकारी ओहदों तक पहुंचते हैं। ये महकमा बहुत अच्छा है, इसमें पब्लिक डीलिंग है। मुआशरे में इस महकमा के अफसरान की इज़्ज़त है और बहुत लोग हैं जो इस महकमा में जाना पसंद करते हैं। मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स ग्रुप, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसका ताल्लुक़ मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट से है। आपको पता है कैंटोनमेंट छावनी को कहा जाता है और मिलिट्री लैंड से मुराद वो ज़मीनें हैं जो फ़ौज के पास हैं। तो ये महकमा बुनियादी तौर पे छावनियों के सिविल नज़्म व नस्क का ज़िम्मेदार है। इब्तदाई तकर्रर कैंटोनमेंट एग्जेक्टिव ऑफिसर के तौर पे होता है। बड़ी छावनी होगी तो उसमें इब्तदाई तकर्रर एडिशनल कैंटोनमेंट एग्जेक्टिव ऑफिसर के तौर पर, मिसाल के तौर पर लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड में इस वक्त एक कैंटोनमेंट एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं जो सीनियर एग्जेक्टिव अफसरान में से हैं और एक एडिशनल हैं जो कदरे जूनियर अफसरान में से हैं। किसी ज़माना में ये शिकायत आम थी कि इस महकमे में तरक्की की रफ्तार बहुत स्लो है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और इस महकमे में भी तरक्की दूसरे महकमों के तकरीबन हम पल्ला है। ताहम ये अमर काबिल ज़िक्र है कि कैंटोनमेंट एग्जेक्टिव अफसरान की मुलाजमत का ज़्यादा अरसा छावनियों में ही गुज़रता है या फिर उनके हेड ऑफिस में जो फ़िलवक्त रावलपिंडी में है। ताहम हुकूमत चाहे तो इस महकमे के अफसरान को भी बाकी महकमे के अफसरान की तरह किसी और जगह तैनात कर सकती है और इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। एक और इम्तियाज़ जो इस महकमे को हासिल है ये कि इब्तदाई सतह पर पोस्ट होने वाले अफसरान को भी बाज़ ऐसी सहूलियात मिल जाती हैं जो बाकी महकमों के अफसरान को बिलअमूम नहीं मिलती। इस एतबार से कई उम्मीदवार बतौर ख़ास इस सर्विस के लिए भी अपनी प्रेफरेंस देते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान का तकर्रर पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में होता है और पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट से मुराद कोई भी वज़ारत हुकूमत पाकिस्तान की। पहला तकर्रर सेक्शन ऑफिसर के तौर पर होता है। वक्त के साथ इस ओहदे में तरक्की होती है और अफसरान डिप्टी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी और कुछ अफसरान बतौर सेक्रेटरी रिटायर होते हैं। ये महकमा भी बाकी महकमों
या ये सर्विस भी बाकी सर्विसेज से किसी लिहाज से कमतर नहीं, और सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले अफसरान को बाज़ एतबार से दूसरी सर्विसेज के अफसरान पर एज हासिल होता है। बहरहाल ये अपनी अपनी किस्मत है कि आप किस महकमे में आए हैं, लेकिन आगे आपके लिए बहुत से रास्ते खुल जाते हैं जिन पर चलकर आप कहीं का कहीं पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, शायद आपने सुना हो, तकसीम बर्र सग़ीर पाक व हिंद से पहले एक इंडियन सिविल सर्विस हुआ करती थी, जो क़याम पाकिस्तान के बाद सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कहलाने लगी। इस महकमे के अफसरान तकसीम से कबल अपने नाम के साथ ICS लिख सकते थे और बाद में CSP लिखते थे। इस सर्विस या इस ग्रुप की शान ही निराली थी, और जो लोग इससे मुंसलिक होते वो ये तसव्वुर करते कि उन्हें सुरखाब का पर लग गया है, और ये बात शायद ठीक भी थी, क्योंकि इनके ओहदों की मुनासबत से इनके इख्तियारात की वुसअत का अंदाज़ा हो सकता था। इस सर्विस के लिए सिलेक्ट होने वाले अफसरान को इब्तदान किसी सब डिवीज़न में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर तैनात किया जाता। इन्हीं में से लोग तरक्की करके ज़िलों के डिप्टी कमिश्नर या डिवीज़न्स के कमिश्नर बनते, और फिर सूबाई सतह पर भी मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को यही लोग हेड करते, और मरकज़ी सतह पर भी मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ में एडिशनल सेक्रेटरीज़ और सेक्रेटरीज़ यही लोग होते। सर्विस के ख़िलाफ़ लोगों के जहन में लावा उबलता रहा, और एक स्टेज पर इसका नाम भी तब्दील कर दिया गया, और इसके इख्तियारात में भी कमी करने की कोशिश की गई। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स का ओहदा भी ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता हालात ने पलटा खाया, और अब तकरीबन पहली सूरत हाल बहाल हो चुकी है। बाज़ लोगों के नज़दीक ये मुल्क की बेहतरीन सर्विस है, और इसमें जाना बासे सद इफ्तिखार है। उम्मीदवार बहुत से अपनी तरजीहात में इसे अव्वल नंबर पर रखते हैं, और उनके जहन में इसके अपने फ़वाइद हैं। हर उम्मीदवार को देखना चाहिए कि वो किस सर्विस को अपने लिए और अपने मिजाज के मुताबिक बेहतरीन समझता है। पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस में शामिल होने वाले अफसरान को इब्तदाई तौर पे असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के ओहदे पर फायज किया जाता है। ये तकर्रुर या तो सूबाई दारुल हुकूमतों में कायम अकाउंटेंट जनरल के दफ्तरों में होता है, या मरकज़ी सतह पर ऑफिस ऑफ द AGPR में, या फिर ऑफिस ऑफ द MAG यानी मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में, और या फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में। इन अफसरान को वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशंस और दीगर सरकारी इदारों में जाने का मौका भी मिलता है, जहां ये हुकूमती सतह पर
उन इदारों का ऑडिट करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की गैर मुल्कों में सफारत खानों में ऑडिट के लिए भी इस महकमे के अफसरान जाते रहते हैं। इस महकमे में तरक्की बाज़ दीगर महकमों की निस्बत जल्दी है और अमूमन अफसरान हाईएस्ट ग्रेड तक पहुंच जाते हैं या उसके करीब करीब पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान कस्टम्स सर्विस का ताल्लुक़ पाकिस्तान की दरामदात पर ड्यूटीज़ के तयन से है। इसी तरह बरामदात का भी ख़याल रखना यानी उनकी निगरानी करना इस महकमे के फ़राइज़ में शामिल है। स्मगलिंग की रोकथाम इस इदारे की एक अहम ज़िम्मेदारी है। बाज़ लोग कस्टम सर्विस को बाकी तमाम सर्विसेज पर तरजीह देते हैं और इसके लिए उनकी अपनी वजूहात होती हैं। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान आप बखूबी समझते हैं पुलिस के महकमे में मुलाजमत है। पुलिस के महकमे के साथ हम में से अक्सर लोगों का ज़िंदगी में किसी न किसी शक्ल में वास्ता पड़ा होता है, लिहाजा हम पुलिस के इख्तियारात से बखूबी वाकिफ़ हैं। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में इब्तदाई तकर्रुर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पे होता है, जिससे तरक्की पाकर अफसरान सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं, खा उन्हें DPO का नाम क्यों ना दिया जाए। खुशकिस्मत अफसरान तरक्की करते करते इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे तक भी पहुंचते हैं, जो हर सूबे में एक होता है। इसी तरह इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, आज़ाद कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए भी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे हैं। इससे मज़ीद तरक्की भी मुमकिन है और ये हुकूमती सवाबदीद पर है कि वो इन अफसरान को किस जगह तयनात करते हैं। पोस्टल ग्रुप में इब्तदाई तकर्रुर बतौर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल होता है, जिससे तरक्की पाकर अफसरान पोस्ट मास्टर जनरल तक के ओहदे पर या उसके बराबर हुकूमत में किसी और ओहदे पर फायज होते हैं। रेलवेज़ कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप में अफसरान की तकर्री रेलवे में होती है। रेलवे का काम आपके इल्म में है मुसाफिरों को एक से दूसरी जगह पहुंचाना और सामान की तरसील है। रेलवे के इन दोनों शोबों के बेहतर इंतज़ाम के लिए ये अफसरान कोशां रहते हैं और आम तौर पर इस सर्विस में जाने वाले लोग इसी सर्विस में रहते हैं, इल्ला माशाअल्लाह के हुकूमती सवाबदीद पर उन्हें किसी और जगह ट्रांसफ़र किया जा सके। व्यूअर्स, अभी तक हम हुकूमत के उन महकमों या ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स या सर्विसेज की बात कर रहे थे जिनमें CSS का इम्तिहान पास करने वाला एक उम्मीदवार जा सकता है। यहाँ बरसबील तज़किरा का कहना चाहूँगा कि हुकूमती मुलाजमत में CSS अफसरान का इब्तदाई तकर्रुर ग्रेड 17 में होता है और उनके लिए इंतहाई ग्रेड 22 मुकर्रर है। बहुत से लोग ग्रेड 22 में पहुंच जाते हैं और कुछ लोग किसी वजह से
नहीं भी पहुंच पाते, लेकिन ये एक हकीकत है कि ग्रेड 22 सबसे आला ग्रेड समझा जाता है और ये बिलअमूम फेडरल सेक्रेटरीज़ या उनके हम पल्ला अफसरान के लिए मुख्तस होता है। अगली वीडियोस में इंशाअल्लाह हम आपको CSS के इम्तिहान के तरीक़ेकार के बारे में भी बताएंगे और उससे मुतल्लिका और बातें भी ज़रूरी जो हैं वो करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।